नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अमेरिकी वित्त मंत्री ने दिए भारत पर से टैरिफ हटाने के संकेत। 25% अतिरिक्त टैरिफ पर अमेरिका का यू टर्न संभव। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि रूस से तेल खरीदने के कारण भारत पर लगाए गए 25% टैरिफ को हटाने का रास्ता निकाला जा सकता है। उन्होंने अमेरिकी मीडिया पॉलिटिको को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ फैसले सफल रहे हैं। बेसेंट के मुताबिक इस 25% अतिरिक्त टैरिफ की वजह से भारतीय रिफाइनरियों के जरिए खरीदे जाने वाले रूसी तेल में भारी गिरावट आई है। उन्होंने बताया कि यह टैरिफ अब भी लागू है, लेकिन भविष्य में इसे हटाने की संभावना है। गौरतलब है कि ट्रंप ने रूसी तेल खरीदने पर भारत पर यह अतिरिक्त शुल्क लगाया था और फिलहाल भारत पर कुल 50% टैरिफ लागू है। ट्रंप का कहना है कि भारत रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन युद्ध में रूस की आर्थिक मदद कर रहा है, इसीलिए यह कदम उठाया गया। शशि थरूर और कांग्रेस में फिर बढ़ी दूरी। राहुल की अनदेखी से नाराज कांग्रेस बैठक में नहीं गए थरूर। केरल चुनाव से पहले कांग्रेस में बेचैनी। थरूर बोले, मैंने कभी पार्टी के रुख का उल्लंघन नहीं किया। शशि थरूर के कांग्रेस में बने रहने को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं, जब वे केरल विधानसभा चुनाव की रणनीति पर हुई पार्टी की अहम बैठक में शामिल नहीं हुए। यह बैठक दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की मौजूदगी में हुई थी। इससे पहले कोच्चि की महापंचायत में राहुल गांधी ने कई नेताओं का नाम लिया, लेकिन थरूर का नहीं, जिससे वे नाराज बताए जा रहे हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार थरूर खुद को लगातार अनदेखा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उन्होंने संसद में कभी पार्टी लाइन नहीं तोड़ी, सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर जैसे मुद्दे पर अलग राय रखी थी। मोदी सरकार की कुछ नीतियों की तारीफ और 2022 में अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के बाद से भी उनके और नेतृत्व के बीच दूरी बढ़ी है। आगामी केरल विधानसभा चुनाव से पहले यह तनाव कांग्रेस के लिए चिंता का विषय बन गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने शनिवार को कोझिकोड में केरल साहित्य महोत्सव के दौरान कहा कि उन्होंने संसद में कभी पार्टी के स्टैंड का उल्लंघन नहीं किया है और सिद्धांत के तौर पर उनका एकमात्र सार्वजनिक मतभेद ऑपरेशन सिंदूर को लेकर था। थरूर ने कहा कि उन्होंने उस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाया था और उन्हें इस पर कोई पछतावा नहीं है। उन्होंने कहा कि पहलगाम घटना के बाद उन्होंने एक लेख में आतंकवादी ठिकानों पर कड़ा जवाब देने की बात कही थी और सरकार ने बाद में वही किया। थरूर ने स्पष्ट किया कि भारत को विकास पर ध्यान देना चाहिए और पाकिस्तान के साथ लंबे संघर्ष में नहीं उलझना चाहिए। कार्रवाई सिर्फ आतंकी कैंपों तक सीमित होनी चाहिए। शशि थरूर ने कहा कि राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय हित में हमेशा भारत पहले आता है। दरअसल कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि थरूर के पार्टी नेतृत्व से मतभेद हैं। इस पर सवाल किए जाने पर उन्होंने कहा कि मैं बस इतना कह सकता हूं कि कुछ मुद्दे हैं जिन पर मुझे अपनी पार्टी नेतृत्व से बात करनी है, किसी पब्लिक फोरम में नहीं। मैं संसद के लिए दिल्ली जाऊंगा और मुझे उम्मीद है कि मुझे पार्टी नेतृत्व के सामने अपनी चिंताओं को साफ करने और उनका नजरिया जानने का मौका मिलेगा। ठीक से बातचीत होगी। जातिगत जनगणना भी बीजेपी का जुमला है। अखिलेश यादव। जनगणना की अधिसूचना में जाति का कॉलम नहीं रखा, अखिलेश का आरोप। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने जातिगत जनगणना के मुद्दे पर सत्तारूढ़ बीजेपी पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के साथ 2 स्क्रीनशॉट साझा करते हुए दावा किया कि सरकार ने जनगणना की अधिसूचना में जाति का कॉलम नहीं रखा है। उन्होंने सवाल किया कि जाति के कॉलम के बिना गिनती कैसे होगी। बता दें कि केंद्र सरकार ने 22 जनवरी को जनगणना से जुड़ी एक अधिसूचना जारी की है। अखिलेश यादव ने इसी अधिसूचना की तस्वीरें साझा करते हुए कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जातिगत जनगणना भी बीजेपी का जुमला है। बीजेपी का सीधा फॉर्मूला है, न गिनती होगी, न आनुपातिक आरक्षण अधिकार देने का जनसांख्यिकीय आधार बनेगा। अखिलेश ने कहा कि जातिगत जनगणना न करना पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज के खिलाफ बीजेपी की साजिश है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पर शेख हसीना का हमला। मोहम्मद यूनुस को बताया खूनी फांसीवादी। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत में निर्वासन के दौरान अपने पहले सार्वजनिक संबोधन में अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस पर तीखा हमला बोला है।
दिल्ली के फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स क्लब में सेव डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश कार्यक्रम में ऑडियो संदेश के जरिए उन्होंने यूनुस को खूनी फांसीवादी बताते हुए उन पर अवैध और हिंसक शासन चलाने का आरोप लगाया। शेख हसीना ने कहा कि 5 अगस्त 2024 को उन्हें साजिश के तहत सत्ता से हटाया गया और तब से देश आतंक, अराजकता और लोकतंत्र के निर्वासन के दौर में है। उन्होंने मानवाधिकार हनन, प्रेस की आज़ादी खत्म होने और महिलाओं व अल्पसंख्यकों पर हिंसा बढ़ने की बात कही। हसीना ने समर्थकों से एकजुट होकर लोकतंत्र बहाल करने और निष्पक्ष चुनाव की मांग उठाने की अपील की। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से निष्पक्ष जांच की भी मांग की और कहा कि अवामी लीग देश को फिर से स्थिरता और लोकतंत्र की राह पर लाएगी। स्टालिन बनाम राज्यपाल टकराव तेज, विधानसभा में सीएम स्टालिन का तीखा पलटवार। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने शनिवार को विधानसभा में गवर्नर के भाषण पर जवाब देते हुए कहा कि मौजूदा गवर्नर की तरफ से उन्हें ऐसा दबाव झेलना पड़ रहा है जैसा उनके पूर्ववर्तियों अन्नादुरई, करुणानिधि और जयललिता ने भी नहीं झेला था। उन्होंने कहा कि पहले मतभेद होते थे, लेकिन गवर्नर सरकार को नुकसान पहुंचाने के तरीके से काम नहीं करते थे। स्टालिन ने राजभवन के 13 आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनकी सरकार लोगों के कल्याण के लिए काम कर रही है और विपक्ष उनकी उपलब्धियां नहीं पचा पा रहा है। उन्होंने राज्यपाल द्वारा भाषण पढ़े बिना सदन छोड़ने को असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक बताया। राष्ट्रगान को लेकर लगाए गए आरोपों पर स्टालिन ने कहा कि डीएमके देशभक्ति में किसी से कम नहीं है। बिना बीजेपी का नाम लिए उन्होंने कुछ पार्टियों पर संविधान बदलने की कोशिश का भी आरोप लगाया। दादरी लिंचिंग केस, आरोपियों को कोर्ट से झटका। आरोपी की सुविधा के लिए ट्रायल ट्रांसफर नहीं होगा, कोर्ट। दादरी लिंचिंग मामले में आरोपियों को एक और झटका लगा है। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर स्थित सत्र न्यायालय ने 2015 में मोहम्मद अखलाक की हत्या के मुकदमे को फास्ट ट्रैक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर करने के आरोपियों की याचिका खारिज कर दी है। सत्र न्यायाधीश अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि मुकदमे सिर्फ सुविधा, आशंका या कयास के आधार पर ट्रांसफर नहीं किए जा सकते। 6 आरोपियों ने दलील दी थी कि उसी जज के सामने सुनवाई से उन्हें न्याय नहीं मिलेगा, लेकिन अदालत ने इसे निराधार बताया। इससे पहले फास्ट ट्रैक कोर्ट यूपी सरकार की मुकदमा वापस लेने की अर्जी भी खारिज कर चुका है। अब केस उसी कोर्ट में चलेगा। अखलाक के परिवार के वकील ने इसे न्याय की दिशा में अहम कदम बताया है। गौरतलब है कि 28 सितंबर 2015 को बिसाड़ा गांव में भीड़ ने अखलाक की पीट कर हत्या कर दी थी, जबकि उनका बेटा दानिश गंभीर रूप से घायल हुआ था। आरोप था कि अखलाक ने गाय काटी और फ्रिज में गोमांस रखा था। चीन से नजदीकी पर कनाडा को ट्रंप की चेतावनी। चीन कनाडा को निगल जाएगा, ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर आरोप लगाया है कि वह चीन के करीब जा रहा है और इससे उसका अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। ट्रंप ने कहा कि कनाडा ग्रीनलैंड के ऊपर बनने वाले अमेरिका के गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहा है, जबकि यह सिस्टम कनाडा को भी सुरक्षा देगा। कनाडा को अमेरिका का अपना 51वां राज्य बनाने की धमकी देते रहने वाले ट्रंप को अब चिंता है कि कनाडा को चीन निगल जाएगा। जाहिर है ट्रंप कहना चाहते हैं कि चीन कनाडा का अस्तित्व नहीं बचने देगा, लेकिन सवाल है कि अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की धमकी देने वाले ट्रंप को क्या कनाडा की संप्रभुता की चिंता है। उन्होंने यह बयान ऐसे समय दिया है जब कनाडा और चीन के बीच 16 जनवरी को बड़ा व्यापार समझौता हुआ है, जिसमें चीनी इलेक्ट्रिक व्हीकल पर टैरिफ घटाने और कनाडाई कैनोला सीड पर टैक्स कम करने पर सहमति बनी है। ट्रंप पहले भी कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की बात कह चुके हैं। वहीं कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने पलटवार करते हुए कहा कि कनाडा अपनी संप्रभुता के दम पर आगे बढ़ता है, न कि अमेरिका की वजह से। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने की केशव प्रसाद मौर्य की तारीफ। मुख्यमंत्री योगी की पढ़ेगी मुश्किल। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तारीफ करते हुए कहा है कि वे समझदार नेता हैं और ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। यह बयान प्रयागराज में माघ मेले में पालकी और संगम स्नान को लेकर चल रहे विवाद के बीच आया है, जिसमें शंकराचार्य पिछले कई दिनों से धरने पर बैठे हैं और उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ा है। शंकराचार्य का आरोप है कि प्रशासन ने साधु संतों के साथ बदसलूकी की। इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शंकराचार्य पर सख्त टिप्पणी की, जबकि केशव प्रसाद मौर्य ने उन्हें पूज्य कहकर सम्मान दिया और धरना खत्म करने की अपील की।
शंकराचार्य ने कहा कि अफसरों की गलती मानने वाले नेता ही सही होते हैं। इस बयान से यूपी की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और इसे योगी बनाम केशव की बहस के रूप में जोड़कर देखा जा रहा है, खासकर 2027 के चुनावों से पहले। पेंटागन ने जारी की अमेरिका की नई राष्ट्रीय रक्षा रणनीति, चीन अब सबसे बड़ी सुरक्षा प्राथमिकता नहीं। पेंटागन ने अपनी नई राष्ट्रीय रक्षा रणनीति जारी करते हुए कहा है कि अब चीन अमेरिका के लिए सबसे बड़ी सुरक्षा प्राथमिकता नहीं रहा है। हर 4 साल में जारी होने वाले इस 34 पन्नों के दस्तावेज में कहा गया है कि अब अमेरिकी क्षेत्र और पश्चिमी गोलार्ध यानी उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका की सुरक्षा सबसे बड़ी चिंता है। पेंटागन ने कहा है कि अमेरिका ने लंबे समय तक अपने लोगों के ठोस हितों की अनदेखी की और अब वह अपने सहयोगियों को सीमित समर्थन देगा। यह रणनीति पिछले साल की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के बाद आई है, जिसमें यूरोप को सांस्कृतिक पतन से जूझता बताया गया था और रूस को बड़ा खतरा नहीं माना गया था। इसके उलट 2022 की रणनीति में चीन को शीर्ष खतरा बताया गया था और 2018 में चीन और रूस दोनों को अमेरिकी सुरक्षा के लिए मुख्य चुनौती कहा गया था। यूक्रेन, रूस और अमेरिका के बीच अबू धाबी में चल रही त्रिपक्षीय वार्ता। यूक्रेनी विदेश मंत्री बोले, पुतिन की जगह कटघरे में है। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि शांति वार्ता के बीच भी रूस ने यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमले किए। यूक्रेन के मुताबिक बीती रात रूस ने करीब 400 ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया, जिसमें कम से कम 1 व्यक्ति की मौत हो गई और 23 लोग घायल हो गए। कीव के मेयर ने 1 मौत और 4 घायलों की पुष्टि की, जबकि खार्किव में 19 लोग घायल हुए हैं। सिबिहा ने कहा कि यह हमला उस समय हुआ जब अबू धाबी में यूक्रेन, रूस और अमेरिका के प्रतिनिधि मंडलों के बीच त्रिपक्षीय वार्ता चल रही है। उन्होंने इसे बर्बर हमला बताते हुए कहा कि पुतिन की जगह शांति वार्ता की मेज पर नहीं बल्कि विशेष ट्रिब्यूनल के कटघरे में है। यह 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद तीनों देशों की पहली त्रिपक्षीय वार्ता है, जिसमें कुछ प्रगति हुई है, लेकिन मुख्य मुद्दे अब भी अनसुलझे हैं। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।